नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पादपों में पोषण या पादपों में पोषण। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये NCERT की कक्षा 7 का पहला टॉपिक है। ठीक है, अब दोस्तों हम NCERT पढ़ेंगे और NCERT हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 7 से और कक्षा 10 तक पढ़ेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित जितने भी साइंस है दोस्तों, हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं, लगभग दोस्तों 30 वीडियो हो चुके हैं जनरल साइंस के। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया हूं। ठीक है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर पूरे एंड करवा दिया। ठीक, आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे दोस्तों, तो अब आपको पता चलेगा कि NCERT से क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि क्वेश्चन जनरल साइंस के व्यापम के इतिहास में आज तक सिर्फ NCERT से ही आए हैं। उसका एक ही सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक दोस्तों मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर जनरल साइंस के उसमें श्यानता, ठीक है, और पृष्ठ तनाव टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों श्यानता और पृष्ठ तनाव ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कक्षा 7 से लेके कक्षा 10 की NCERT में कोर्स में है ही नहीं, तो इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही नहीं है। ठीक, जो चीज दोस्तों आपके कोर्स में नहीं है, देखो जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, वो सभी के लिए एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उनको पता है दोस्तों कि साइंस जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, हर स्टूडेंट 10th तक पढ़ता है, इसलिए वो 10वीं कक्षा के स्तर का ही के बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। और MP फॉरेस्ट गार्ड के रूल बुक में तो क्लियर लिखा हुआ है कि प्रश्नों का स्तर कक्षा 10 के रहेगा। ठीक है, तो मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी आप दोस्तों नादान बन रहे हैं, गलती कर रहे हैं और अभी भी आप NCERT नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कंपटीशन कितना हो चुका है, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यदि आपको सिलेक्ट होना है गवर्नमेंट जॉब में, तो उसका एक ही रूल है कि आपको क्या पता होना चाहिए। जो आपको पता है दोस्तों वो किसी को नहीं होना चाहिए, और जो सबको पता है दोस्तों वो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन दूसरों से बनेगा वो तो आपसे किसी भी कंडीशन में बनना चाहिए, लेकिन जब तक आप कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करोगे दोस्तों जो सिर्फ आपसे बनते हो, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट से बनते हो, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों पास होने से कुछ नहीं होता, आज के समय में मेरिट बनती है। ठीक है, और मेरिट में आने के लिए दोस्तों आपको बाकी दूसरे कैंडिडेट से क्या होना होगा, आगे जाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे कैसे जाओगे। देखो, एक स्टूडेंट दोस्तों 10 पन्ने की किताब पढ़ेगा जनरल साइंस की, ठीक है, एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लेगा, ठीक है, एक पूरी NCERT को डिटेल में पढ़ेगा, तो किसको फायदा ज्यादा होगा? जो NCERT की डिटेल पढ़ेगा दोस्तों उसके पास ज्यादा ज्ञान रहेगा ना, और क्वेश्चन NCERT की एक एक लाइन से आता है। ठीक है, चलो आज की ये पहली क्लास है दोस्तों जिसमें मैं आपको NCERT पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और ये भी बताऊंगा कि NCERT से किस प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं या बनते हैं। ठीक, चलिए पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है, देखो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल होती भाई, हम मनुष्य हैं तो हमको भी भोजन की आवश्यकता होती है, खाना खाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पादप मतलब पौधे जो होते हैं दोस्तों उनको भी क्या होगा, भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, जो पादप पौधे होते हैं ना स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर हम भी तो खुद भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो भैया आप स्वयं भोजन बनाते हो, मानता हूं मैं, आप रोटी बनाते होगे, सब्जी बनाते होगे, लेकिन रोटी बनाने के लिए दोस्तों आपको जो गेहूं का आटा लाते हो उसको आप बनाते हो क्या? नहीं बनाते ना, तो वो कहां से मिलता है? वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि हम अपने भोजन के लिए दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हमें चना की दाल खाना है तो हम चना खाएंगे। ठीक है, चना कहां से मिलता है? चना एक पादप से मिलता है ना। गेहूं कहां से मिलता है? गेहूं ही पादप से मिलता है। टमाटर खाना है, आलू खाना है, तो सब क्या है? ये पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो देखो
मानव सहित कोई भी प्राणी दोस्तों अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। याद रखना, इस दुनिया, इस संसार, इस वर्ल्ड में दोस्तों सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और उनके अलावा दोस्तों दुनिया में कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, इतना सा चीज लिखा हुआ दोस्तों एक पेज में, इसको एक बार सिंपल पढ़ लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में पोषण की विधि। अब देखो, पादप में जो भोजन होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है, ये चीज जानना जरूरी है ना। देखो, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल मतलब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, CO2 गैस रहती है, और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर कि जल तो हमारे घर में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और खनिज की व्यवस्था भी कर लेंगे, तो फिर हम अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते? तो उसका कारण आप आगे समझोगे। ठीक है, तो देखिए, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पोषक पदार्थ किससे क्या काम करते हैं? तो याद रखना दोस्तों, सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए कौन काम करता है? पोषक पदार्थ करते हैं, और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए भी आवश्यक होते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्वेश्चन लिखा आएगा कि सजीवों द्वारा भोजन करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो पोषण कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन जीव स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे पादपों को, ठीक है, क्योंकि पादप जीव नहीं कह सकते, क्योंकि पादप ही इस दुनिया में ऐसे हैं दोस्तों जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पादपों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, मैं फास्ट भाग रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना दोस्तों कि आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको इसकी PDF दूंगा, ठीक है, इस PDF को आप पढ़ना 100%, सिर्फ आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप एक बार पढ़ोगे ना NCERT को तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें भूसमपोषी कहते हैं। पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जीव जंतु क्या होते हैं? मतलब पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी जीव क्या होते हैं दोस्तों? जंतु जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, मतलब क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम कुछ पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहां पर स्थित है? मतलब दोस्तों हमारा भोजन कहां बनता है? हमारा भोजन तो बनता है किचन में, तो भैया पादप मतलब पेड़ पौधों का भोजन कहां बनता है ये जानना जरूरी है ना। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो पेड़ पौधों का भोजन बनता है ना, वो बनता है उनकी पत्तियों पर। कहां पर बनता है? पत्तियों पर बनता है, और कैसे बनता है आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस का, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो हमें देखो बहुत सारी चीज हमें पता है, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बनते। ठीक है, देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पहली लाइन लिखा दोस्तों, पत्तियां पादप की खाद्य प्रक्रिया है। क्वेश्चन यहीं से पिकअप होगा कि पादप की खाद्य प्रक्रिया कहलाती हैं या पौधों की खाद्य प्रक्रिया कहलाती हैं। ऑप्शन रहेगा जड़, तना, पत्ती या फूल। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पत्तियां क्या है? पादप की खाद्य प्रक्रिया है। ठीक है, सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर दोस्तों सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। वायुमंडल से क्या लेते हैं पेड़ पौधे? CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। देखो, जब मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था तब आपको बताया था जाइलम क्या होता है। ठीक है, जाइलम क्या होता है बताया था, फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? जाइलम से जल का परिवहन होता है, फ्लोएम से क्या होता है? मतलब भोजन या फूड का परिवहन होता है। J फॉर जाइलम, J फॉर जल, F फॉर फ्लोएम, F फॉर फूड मतलब भोजन। तो ये चीजें दोस्तों हमने क्या किए हैं, पहले आपको बता चुका हूं मैं, है ना। और नहीं देखे हो दोस्तों तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप पेड कोर्स नहीं, दुनिया का कोई भी कोर्स देख लेना, अगर आप NCERT नहीं पढ़ोगे ना तो आपका विज्ञान में स्कोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, इन सब चीजों को सिंपल भाषा में पढ़ना है, ये सब समझ में जाएगी। ठीक, चलो क्वेश्चन कहां से बनते हैं मैंने बताया ना, एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य सूर्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, हमने देखा कि क्लोरोफिल जो है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। क्वेश्चन आएगा, पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है? सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। और अतः कह सकते हैं हम दोस्तों कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा का परम स्रोत या चरम स्रोत क्या होता है? तो सन होता है, सूर्य होता है। यहां एक फैक्ट लिखा दोस्तों, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो भाई, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और अगर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो दोस्तों दुनिया में क्या हो जाएगा? जीवन की संभावना नहीं बन पाएगी, क्योंकि सभी जीव दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात। इसलिए तो कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, है ना। चलो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती हैं। ये फार्मूला याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल मतलब H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है दोस्तों, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ये तो आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है पत्तियों में किसके रूप में संचित होता है? तो मंड या स्टार्च के रूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, चलो ये डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, सब देख लेना। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। क्वेश्चन बताएगा दोस्तों कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होना क्या दर्शाता है? तो स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। और याद रखना दोस्तों, स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सभी लाइनें से सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देख लो भाई, है ना। सूर्य का प्रकाश पत्ती में आ रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल में, ठीक है, जल और खनिज नीचे से जा रहे हैं, ठीक, ये सब चीजें आपको देखना है। फिर यहाँ एक NCERT में एक चार्ट बना हुआ था, ऐसा लिखा है कि पत्तियों के अतिरिक्त दोस्तों पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखा में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये मत सोचना कि पौधों की पत्ती बस में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे का वो हर भाग दोस्तों जो हरा होता है, ग्रीन होता है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। अच्छा देखिए, मरुस्थलीय पौधे मतलब दोस्तों, मरुस्थलीय पौधे मतलब आप समझ गए ना, रेगिस्तान। तो वहां पर दोस्तों क्या होता है? पत्तियां नहीं होती भाई। तो क्या होता है दोस्तों, देखो, जो वाष्पोर्जन होता है दोस्तों, जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो होती है ना, सल्क अथवा सूल मतलब कांटा में रूपांतरित हो जाती है। रेगिस्तान में जैसे नागफनी का पौधा देखा होगा आपने, है ना, तो उसमें पत्ती कहाँ रहती हैं? कांटे रहते हैं। तो कांटे क्या होते हैं दोस्तों? पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती है। इससे वाष्पोर्जन क्या होता है? कम होता है, मतलब जल की हानि कम होती है। ठीक है, तो ये देखो, इन पादप के जो तने होते हैं ना दोस्तों, हरे होते हैं। आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, उसका तना हरा रहता है। तो क्या होता है दोस्तों, उनमें प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है? तना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों में या मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो आंसर होता है तना, 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 जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्या हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण या दूसरे रंग की पत्ती में भी क्लोरोफिल होता है? ठीक है, बिल्कुल होता है। याद रखना दोस्तों, क्लोरोफिल जो होता है सिर्फ हरी पत्ती में नहीं होता भाई, दूसरी पत्ती में भी पाया जाता है, लाल, भूरी और अन्य कलर की। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है ना दोस्तों, इसको दोस्तों ये अन्य रंग के जो वर्णक होते हैं ये इसको क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों वो हमें क्या करते हैं? दूसरे कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, उन कलर की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये देखिए, अलग अलग रंग की पत्तियां हैं, हरे रंग की नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एक पॉइंट लिखा है आपने, गीली दीवार, तालाब, ठहरे हुए पानी में जलाशय सब देखा होगा। तो हरी कलर की जो रहती है दोस्तों, खजी, हम जिसको गांव देहात की भाषा में खजी बोलते हैं, खजी, ठीक है, काई बोलते हैं, तो वो शैवाल होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप रखना। तो याद रखना दोस्तों, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हरे रहते हैं ना, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखो, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें लगती होगी, तो वो कहाँ से लाते होंगे? तो देखिए, नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है ना। तो देखो, नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित रहती है। ठीक है, क्या कहते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। ठीक है,
और नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों वायुमंडल में गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, तो पादप क्या करते हैं दोस्तों, इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ द्वारा जल के साथ अवशोषित कर ले जाते हैं। ठीक है, राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। राइजोबियम जीवाणु जो होता है दोस्तों वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है या उसे विलेय पदार्थों में घोलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है ना, आगे अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो जो पादप जो होते हैं ना, तो प्रोटीन और वसा क्या करते हैं, इसका भी संश्लेषण करते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं करते, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी पादप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा हूं दोस्तों, पादप में पोषण की अनुविधियां। देखो भाई, ये पौधा देखा होगा आपने, लगा रहता है, बड़ा सा झाड़ लगा है, उसके ऊपर ये पीली पीले कलर की बेलियां लगी रहती है जिसे अपन अमरवेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरवेल कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी जड़ बढ़ने कुछ नहीं होती है ना, लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था और उसको लिखा था उसने कसकुटा। क्या कहा था, कसकुटा, क्योंकि अंग्रेजी में कसकुटा कहते हैं अमरवेल को, है ना, तो क्वेश्चन कसकुटा ही लिख दिया उसने। ये बड़ा विचित्र बात लगी मुझे कि कसकुटा क्यों लिखा। ठीक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब कसकुटा तो ना जानते भैया हम लोग, हम तो जानते हैं अमरवेल। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको बनना चाहिए। ठीक है, कसकुटा को अमरवेल कहते हैं और ये एक परजीवी का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, परजीवी का। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये सब चीजें भूल जाओ। ये बड़ा पौधा है और ये परजीवी क्या है, ये अमरवेल है। ठीक है, तो जो अमरवेल जिस पौधे के ऊपर चढ़ी है ना, वो कहलाता है परपोषी। क्या कहलाता है, परपोषी। और जो चढ़ा है, मतलब अमरवेल चढ़ी है, तो ये क्या कहलाएगी, परजीवी कहलाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये उसके पोषक पदार्थों को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, चूस रही है। ठीक है, तो उस पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, हम कह सकते हैं कि परजीवी टाइप के जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, पोषण में खाद्य पदार्थ कैसे प्राप्त करते हैं, शोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, चूसते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज होती है दोस्तों, एक पौधा होता है गट्टपर्णी या पिचर प्लांट इसे कहते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है, साथ में दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, घट टाइप का एक फूल होता है ना। तो यहाँ अंदर देखिए ये फूल है, इसमें क्या होता है, ऊपर एक ढक्कन बन जाता है और इसके अंदर दोस्तों रेसे रेसे रहते हैं। जब कोई कीट इसके अंदर घुसता है ना, तो वो उसमें फंस जाता है, बाहर नहीं निकलता। तो क्या करते हैं, उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या करती है दोस्तों, उसका जो रस रहती है उसको चूस लेती हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये पौधा क्या करता है, अपना खाद्य पदार्थ का अवशोषण करता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, पौधे उसमें कीट भक्षी पौधा है। ये क्या है, कीट भक्षी पौधा। ठीक है, तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये सब पढ़ना है आपको, है ना, ये सब पढ़ना है। मैं आपको इसकी PDF दूंगा और पढ़ना आपका काम है दोस्तों, मेरा काम समझाना है ना। यहाँ एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पौधा है दोस्तों जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार की प्रोसेस होती है पोषण की। ठीक है, तो देखो स्वपोषी मतलब दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण को उपस्थिति में भोजन बना रहा है, और विषमपोषी मतलब दोस्तों कीट पर भी निर्भर है। तो याद रखना, ये घटपर्णी या पिचर प्लांट एक ऐसा पौधा होता है दोस्तों जिसमें दोनों प्रणाली पाई जाती है, स्वपोषण और विषम पोषण की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट है, ये लिखा है कीट भक्षी पादप, सब बता दिया मैंने, लेकिन यहाँ एक पॉइंट याद रखना, वीनस फ्लाईट्रेप और सनड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीनस फ्लाईट्रेप एंड सनड्यू किस पादप के उदाहरण हैं, तो याद रखना कीट भक्षी पादप के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। मृतजीवी क्या होता है, मृतजीवी का सिंपल सा मतलब दोस्तों याद रखना, कवक हो गया। ठीक है, इसके बाद फंगाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं, और कोई भी सड़ी गली वस्तु रहती है दोस्तों उस पे लगते हैं ये, और उसके द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, अपने भोजन का अवशोषण करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। ये मृतजीवी कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी कहानी लिखी हुई है, बच्चों टाइप इनको पढ़ लेना। ये कवक और मशरूम आपने देखा होगा दोस्तों, ये मृतजीवी ही होते हैं। मशरूम की सब्जी खाए होगे ना, बहुत महंगी मिलती है ना। चलिए, ये ब्रेड देखिए दोस्तों, ब्रेड को बहुत दिन तक रखे रहने दो तो उसमें फफूंद लग जाती है। ठीक, कवक या फंजाई लग जाती है। ये सब चीजें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन कहलाता है। ठीक, आगे आएगा दोस्तों सहजीवी संबंध, मैं आपको बताऊंगा, है ना। अच्छा, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको याद करना है। कवक जो होता है दोस्तों
अचार हो गया, चमड़े हो गए, कपड़े हो गए और अन्य पदार्थों पर उगते हैं और ऐसे स्थानों में उगते हैं जहां नम एवं उष्ण हो, जहां मतलब गर्मी भी हो ठंडी भी हो, ठीक है। और कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवकों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी परिस्थिति किस ऋतु में पाई जाती है, तो आंसर होगा वर्षा ऋतु। ठीक इस प्रकार से दोस्तों एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है दोस्तों कि वृद्धि के कारण क्या होता है दोस्तों, नष्ट और अनुपयोगी हो जाते हैं। क्या कोई भी पदार्थ, जैसे अचार में बोलते हैं ना, अचार क्या हो गया, उसमें फफूंद लग गई कहते हैं, है ना, तो वो सब क्या होते हैं, कवक होते हैं, है ना, मृतजीवी होते हैं, है ना। तो याद रखना दोस्तों, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कवकों के बीजाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, वायु में, जल में, हवा में, पानी में, कुछ भी, तो याद रखना दोस्तों वायु में, है ना। अच्छा, उष्ण एवं नम्र परिस्थिति में उगते हैं, है ना, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये कैसा लिखा रहता है एनसीईआरटी में, इसमें लिखा था कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं और इनका उपयोग दोस्तों औषधि के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा किसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाएगा, कवक लिख देगा, शैवाल लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, तो याद रखना दोस्तों कवक का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। अब देखिए कवक जो होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, गेहूं की फसल भी नष्ट होती है, तो मतलब दोस्तों कवक क्या होते हैं, रोग कारक भी होते हैं। तो ये सब चीजें एनसीईआरटी पढ़ने से आपको पता चलेगा, है ना। गेहूं में किट्टू रोग होता है, ठीक, बहुत सारे रोग होते हैं दोस्तों, है ना, तो आपने पढ़े होंगे, है ना, तो वो सब चीज आपको समझ में आएगी एनसीईआरटी से, ना। चलो, ये सहजीवी संबंध देखो, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं, मतलब पार्टनरशिप कहते हैं। सिंपल सी बात दोस्तों, मैं अगर आपको पानी दूंगा और आपको मेरे को खाना दोगे, या मैं आपको खाना दूंगा और तुम मुझे पानी दोगे, तो हमारे बीच में सहजीवी संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष क्या करते हैं दोस्तों, कवक को पोषण प्रदान करते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। और कवक क्या करते हैं दोस्तों, जल और पोषण को अवशोषित करते हैं। तो वृक्ष के लिए क्या होता है दोस्तों, वृक्ष के लिए उसका महत्व होता है। इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं ना। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, जिनमें एक सवाल होता है और दूसरा कवक होता है। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है ना। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकता है, चलो यहाँ एक ही क्वेश्चन है ना, एक लास्ट लाइन लिखी है कि बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। चलो ये हो गया। मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, तो देखो मिट्टी में दोस्तों हम बार बार फसल लेते हैं तो क्या होता है, पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो किस प्रकार से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व हम क्या करते हैं, खाद या उर्वरक देते हैं तो उससे पूर्ति हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है वायुमंडलीय नाइट्रोजनीकरण, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, राइजोबियम कहते हैं, राइजोबियम जीवाणु करता है ना। तो ये पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। फलीदार पौधे हो गया, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक, तो उनमें पाए जाते हैं, ठीक। तो इसलिए देखना दोस्तों, जो फलीदार पौधे होते हैं ना, उनमें ज़्यादा खातू देने की जरूरत नहीं होती, खाद या उर्वरक देने की जरूरत नहीं होती, है ना। सब पढ़ लिए हमने। और लास्ट में दोस्तों एक लाइन लिखी हुई है, कीट पक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कीट पक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? और इतनी सी लाइन से दोस्तों वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं कि कीट पक्षी पौधे होते हैं विषमपोषी, स्वपोषी, आंशिक विषमपोषी, तो आंशिक विषमपोषी होगा, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या, एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म। पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ोगे दोस्तों तो 1 घंटा में एक चैप्टर आप खत्म कर दोगे, ठीक। 1 घंटा भी नहीं लगता यार, मैं तो बता रहा हूँ आधा घंटा में आप बच्चों टाइप पढ़ लोगे इसको, है ना। चलो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। देखो अब आपको समझ में आएगा कि हमने ये चैप्टर पढ़े, ठीक है, हमको हल्के में ले लिया इसको, लेकिन पढ़ने के बाद दोस्तों हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में। देखो अमरबेल किसका उदाहरण है, अमरबेल की जगह में कसकुटा भी लिखा आ सकता है या आया है, इसलिए, ठीक है। तो अमरबेल किसका उदाहरण होता है दोस्तों, अमरबेल मैंने बता दिया हूं परजीवी का उदाहरण होता है। ये दूसरे पौधों के ऊपर क्या करता है, दूसरे पौधों पर आश्रित रहता है। अच्छा अमरबेल एक पौधा है यार, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता, क्यों दूसरों पर आश्रित रहता है? तो अमरबेला देखे होगे आपने, पीला कलर की रहती है, पीले कलर की। तो याद रखना दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये स्वयं नहीं कर सकता, ठीक। इसलिए दूसरों पौधों पर क्या करता है, ये दूसरों पौधों पर आश्रित रहता है, उनसे पोषण पदार्थ प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, ठीक है। तो अब भी बताया तुमने दोस्तों, घटपर्णी, इसे कहते हैं पिचर प्लांट भी कहते हैं या पिचर पादप भी कह सकते हैं, ठीक। सारे फैक्ट, सारे जो रहते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देते हैं, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र, छोटे छोटे छिद्र, स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या होता है दोस्तों? तो पत्ती होती है। क्या होती है? पत्ती होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर पत्ती में थोड़ा सा आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला और काला हो जाता है, जिससे पता चलता है हमें दोस्तों कि उसमें क्या है? स्टार्च या मंड उपस्थित है। मृतजीवी का उदाहरण है अमरवेल, हरे पौधे, घटवर्णी कवक। तो मैंने बताया दोस्तों कवक हो गया, फंगस हो गया, मशरूम हो गया, ये सब क्या है? मृतजीवी के उदाहरण हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और ये क्या यहाँ पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधे जैसे मटर हो गया, सेम हो गया, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आधा घंटे की क्लास थी दोस्तों और मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, है ना। अगर आप दोस्तों ईमानदारी से इस पीडीएफ को एक बार और पढ़ लोगे तो दुनिया में किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करना भाई। ठीक है, और चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।